यस। हाँ, हेलो बच्चों। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन का ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट द मेटालिक हाइड्राइड्स टू बी यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने पूरी एक मेटल रॉड दिखा दी, तो ऐसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फाइन टुकड़े, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो जैसे मैंने नीचे डॉट डॉट लगाए हैं ना, एमएच मतलब मेटल हाइड्राइड, मेटल और हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएं तो मेटल हाइड्राइड कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, आपने पेपर में लिखना किस तरह से है, बहुत ही सिंपल है। पिछली क्लास में हमने ये समझ लिया था। सो हाउ टू राइट, अब आप इसको देखिए। देखो जी, हाउ टू राइट। मेटल हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज। सबसे पहले तो मोटी मोटी ये याद रखो कि जो हमारा मेटल और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेटल है, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये मेटल जो होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे मेटल के टुकड़े, इनकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये एमएच बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड। तो क्या क्या कह रहा है, मेटालिक हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज। दिस इज बिकॉज इन मेटालिक हाइड्राइड हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड एज हाइड्रोजन एटम। जो ये मेटल हैं, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटम की फॉर्म में। तो बहुत सारे मेटल होंगे तो बहुत सारी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब होता क्या है, ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है। जब हम इसको हीट करते हैं, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, मेटल अलग और हाइड्रोजन अलग, तो ये हाइड्रोजन को जला सकते हैं एंड वी यूज कैन बी यूज्ड एज फ्यूल टू गेट एनर्जी। बस। तो ये जो हमारे छोटे छोटे मेटल के टुकड़े थे, इनका सिर्फ इतना रोल था कि हाइड्रोजन एटम को होल्ड करके रखें। जब ये होल्ड करते हैं तो बेसिकली लैटिस साइज बड़ा हो जाता है, तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं बनते। तो जब हम हीट करते हैं तो मेटल अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, और हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं आगे। अब देखो, जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है। इट इज इंपॉर्टेंट, आप जरा इस क्वेश्चन को समझना, जो मैं बताऊंगा वो भी समझना। कह रहा है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, इस वर्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास BH3 है, इसे बोरोन हाइड्राइड कहते हैं, है ना। बोरोन ट्राईहाइड्राइड बोल दो। अब ये है, तो अब आप अगर चेक करो तो BH3 में बोरोन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। बताओ, पूरे हैं कि नहीं है। याद होगा ना आपको, जैसे हमने नो सर। AlCl3 पढ़ाया था, नहीं है ना। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अगर इसको 8 बनाने हैं तो 2 गेन कर सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। उस जिसके इलेक्ट्रॉन कम हो 8 से, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसके ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन रिच। बस, अब हम इसके आंसर पे पहुंच गए। सो देखो क्वेश्चन क्या है, और अब इसको समझते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन। So electron deficient hydrides do not have sufficient number of electron from normal covalent bond। जैसे ये बोरोन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Therefore, to make up their deficiency, they generally exist as polymeric species। मतलब क्या हुआ polymeric species का, अगर अकेला BH3 देखो तो इसके बॉन्ड पूरे नहीं है। बट अगर BH3 और ये आपस में इस तरह से एग्जिस्ट कर लें, समझना जरा ध्यान से, BH और ये H, और ये आपस में कुछ इस तरह की बॉन्डिंग कर लें, तो ये बन जाएगा B2H6। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है। इस तरह से अगर कोई एडिशनल बॉन्डिंग बन जाए तो B2H6 बन जाएगा, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो अब क्या होता है, इसके अकेले के इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो ये अपने जैसी चेन्स बनाता है, अपने जैसी चेन बनाएगा। तो चेन बनाने को कहते हैं पॉलीमेरिक। पॉली मतलब मैनी, मैरिक मतलब यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट जुड़ जाएंगे और चेन बनाएंगे,
तो हम इसे नाम दे देंगे पॉलीमेरिक, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया। तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बताया कि पॉलीमेरिक क्या होता है। चेन बनाएगा, चेन बनाने से वो स्टेबल हो जाएगा। अब देखो आगे एग्जाम्पल B2H6, B4H10, AlH3 and etc. The electron deficient hydride act as electron acceptor, क्योंकि एसिड होते हैं। देखो जिसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना उसे लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लुईस एसिड एंड दस फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद लुईस बेसिस। फॉर एग्जाम्पल B2H6 है, जब हम इसकी N और Me से रिएक्शन करेंगे, मतलब आपका मिथाइलमाइन, ट्राई मिथाइलमाइन हो गया ये, तो इसे हम करेंगे तो BH3 और ये हमारा अलग दिखा रहा है। इस तरह से B2H6 की CO से रिएक्शन करेंगे तो BH3 बनेगा और आपका CO यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा लिखा इस तरह से है कि आपको समझने में दिक्कत आएगी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो ये बोरोन है, इस तरह से इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं। इसको अगर लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, है ना, यहाँ पे मान लो मिथाइल है, Me मतलब CH3, तो इसे ट्राई मिथाइल अमाइन कह सकते हैं, नाइट्रोजन है। तो ये अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ दे दे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, 2BH3 डॉट NMe3। तो Me का मतलब पता है ना आपको, CH3 होता है। जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था Me मतलब मिथाइल, CH3, और आपका इथाइल होता है TH। जब मैंने ऑर्गेनिक बताया था, इथाइल ग्रुप इस तरह से दिखाते हैं, मिथाइल ग्रुप इस तरह से दिखाते हैं। तो क्या होता है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है तो इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये दिखाने की जरूरत है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन। तो आप नॉर्मल बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, कम होते हैं, वो गेन कर सकते हैं, एंड दे बिहेव एज लुईस एसिड। तो वो गेन कर सकते हैं, तो बस ये गेन करते हुए हमने यहाँ पे दिखाया है, दैट्स इट। ओके जी, आगे चलते हैं बेटा, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। अब आ जाओ यहाँ पे, what do you understand by electron deficient, electron precise and electron rich compound of hydrogen? Provide justification with suitable example। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है। सो देखो क्वेश्चन कितना तरीके से पूछा हुआ है, इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन है, तो सी सबसे पहला है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो अब आपको देखो बेटा नाम से ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जितने चाहिए उतने ही हो, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 ही हो, इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हो, मतलब 8 चाहिए तो 8 से ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच। एक बार दोबारा सुनो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखने वाला, बहुत इजी। What do you understand by electron deficient, electron precise, electron rich? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब 8 से कम। प्रिसाइज मतलब 8 चाहिए 8 ही होंगे, मतलब जितने चाहिए उतने हो। इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हो, 8 से ज्यादा हो। तो देखो जी वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Electron deficient hydrides are those which do not have sufficient number of electron to form normal covalent bond. Example BH3। तो टू मेक अप देयर डेफिशिएंसी दे जनरली एग्जिस्ट एज डाइमर, मतलब वो दो के साथ कंबाइन कर जाते हैं जिससे उनके बॉन्ड पूरे हो जाएं। यही हम पीछे पढ़ के आए हैं, अभी यही तो पढ़ के आए हैं। डाइमर का मतलब पॉलीमर, मतलब चेन्स बना देना या 2-3 जुड़ जाना आपस में, तो यही पढ़ के आए हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अगर पेपर में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यस क्या सर। होता है हाइड्राइड, तो आप बताइए वो हाइड्राइड जिसके इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन्स कम। इनसफिशिएंट होते हैं। एग्जाम्पल दे दो BH3, एक एग्जाम्पल याद कर लो, या और AlCl3, 2 एग्जाम्पल याद कर लो। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज पता चल गया क्या होता है, 8 चाहिए उतने ही है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही हो। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज सफिशिएंट अमाउंट हाइड्राइड्स ऑफ आर इलेक्ट्रॉन। दोज व्हिच हैव sufficient number of electrons required for forming bond। जैसे CH4, तो CH4 में 8 हैं,
दो, यहाँ पे तो बहुत सारी एग्जांपल दी हैं, आप दो ही कर लो, CH4 SiH4, यानी आप इनकी बॉन्डिंग करोगे तो 8 चाहिए, 8 हैं, एंड दे हैव टेट्राहेड्रल शेप, तो ये मैंने करवाया था। अगर सेंटर एटम 4 बॉन्ड बनाए, कोई लोन पेयर ना हो, तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, केमिकल बॉन्डिंग में किया था। लो एक बार दोबारा बताता हूँ। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जितने चाहिए उतने हैं, एग्जाम्पल CH4। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं? जिनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और उनके मोर पास देन इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट भी, होते हाँ हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है डोनेशन के लिए। जैसे देखिए NH3 होता है केमिकल बॉन्डिंग से, तो इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो अगर आप काउंट करो तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना, चेक करो। ए सिंगल बॉन्ड मतलब यस 2 सर। इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये और 7 दो 8। लोन अब जो पेयर, ये जो एक लोन लोन पेयर है। पेयर है, ये यूज नहीं ना हुआ, यूज हो सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये दूसरों को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है जरूरत पड़ने पे, तो उसे इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब कि उसके 8 तो पूरे हैं, साथ में वो दूसरों को डोनेट भी कर सकता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब उसे हम बेस कहते हैं। लुइस बेस, लुइस बेस होता है विच कैन डोनेट। सो देखो अब यहाँ पे आंसर ऐसा ही है कुछ। Electron rich hydrides are those which have excess electron as required to form normal covalent bond. Example NH3, water H2S। तो दो एग्जांपल याद कर लो, NH3 वाटर, ये दो कर लो जो बहुत कॉमनली यूज होने वाली है, NH3 एंड वाटर। चलो अब एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। द एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन दीज हाइड्राइड्स आर प्रेजेंट एज अ लोन पेयर। ये लाइन एंड में आप ऐड कर सकते हो कि जो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है और जरूरत पड़ने पे डोनेट हो सकता है, एंड दे आर नोन बाय द नेम ऑफ लुइस बेस। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का, ये पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? वो हाइड्राइड जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दे आर कॉल्ड लुइस एसिड। एग्जांपल BH3, है ना, एक एग्जांपल तो एटलीस्ट याद कर ही लो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज CH4। These are the molecules और hydrides which have sufficient electrons, जितने चाहिए उतने ही हो, एक्स्ट्रा ना हो कम ना हो। तो इसमें आप एक एग्जांपल याद कर लो CH4। फिर आ जाओ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स आर दोज which have required number of electrons and they can donate their electrons in the form of lone pair। उनके पास जितने चाहिए उतने हो, बट जरूरत पड़ने पर डोनेट भी कर सकते हो, दूसरों को दे सकते हैं ना। CH4 तो नहीं देगा, इसके सारे शेयर्ड है, ये दे सकता है ये वाला लोन पेयर। तो NH3 वाटर में भी लोन पेयर होता है। तो इस तरीके से आप बेटा इन्हें याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अब देखते हैं हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि among NH3, water and HF, which would you accept to have highest magnitude of hydrogen bonding and why? अब ये क्वेश्चन हाइड्रोजन चैप्टर में डाला है, ये केमिकल बॉन्डिंग का भी है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, NH3, वाटर एंड HF। अब ये कह रहा है कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अब आपको याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? लो मैं याद दिलाता हूँ। देखो जैसे ये HF है, एक और मॉलिक्यूल में HF का बना देता हूँ, तो ये नेगेटिव होता है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एक एडिशनल इंटरेक्शन बन जाएगी जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसका स्ट्रांग होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो देखो ये NH3 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी है। अब मैं एक वाटर की दिखा देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में भी कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये एडिशनल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF का दिखा दिया, वाटर का दिखा दिया, NH3 का यहाँ पे दिखाई रखा है मैंने। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी एचएफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगी? एचएफ में। तो और देखो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो एचएफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपना फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा? इन एचएफ मॉलिक्यूल। सो देखो क्वेश्चन में क्या था, among NH3 and water and HF, which would you expect to have highest magnitude of hydrogen bonding and why? तो आप क्या करें, आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखें कि जो हमारा HF मॉलिक्यूल है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों सबसे स्ट्रॉन्ग होगी? क्योंकि जो फ्लोरीन है इट इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बस क्योंकि जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो
तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो इतनी कहानी डालने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो आपकी मर्जी है। ये मैंने इरेज कर दिया, सिर्फ ये दिखा दिया। आप नॉर्मल क्या दिखाएंगे, आप नॉर्मल ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे। तो ये हो गया आपका NH3 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो NH3, H ने बॉन्ड बनाया, H ने बनाया, ये आगे आगे चेन बनाएगा। इसी तरह से मैंने HF का दिखा दिया। वाटर का भी मैं दिखा देता हूँ। तो वाटर के भी मैं 2 मॉलिक्यूल दिखा देता हूँ और उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका A, और ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका C। आंसर मैंने बताया कि तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, बट क्वेश्चन है किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। तो आप आंसर लिखिए HF की। C हैज हायर मैग्नीट्यूड बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। HF की मैग्नीट्यूड हायर होगी बिकॉज F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो सिमरन आप बताओ क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर लिखोगे अगर पेपर में आ जाए। सर क्वेश्चन में पूछा है NH3H2 और HF में से किसकी हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हम्म तो सर आंसर लिखेंगे HF का होगा हम्म बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट यस। इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब आपकी देखो मर्जी है। देखो मान लो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो सिंपल लिखो HF का होगा, कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में तो आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखा दो। उसके बाद लिखो कि HF मॉलिक्यूल हैज greater or higher magnitude of hydrogen bonding because fluorine is most electronegative. बस because fluorine is most electronegative, बस इतनी सी बात लिख देनी है। ओके बेटा, चलो सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझते जाओ। देखो केमिस्ट्री क्या होता है, समझ लिया, समझने के बाद अगर आपने याद नहीं किया ना बेटा, पेपर में आप लिख नहीं पाएंगे। तो पेपर में लिखने के लिए याद करना पड़ेगा, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री समझना है और याद करना है। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डाइहाइड्रोजन। पहले तो आप इस क्वेश्चन का मतलब समझो, आंसर तो बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, समझना ध्यान से, कि ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो इससे क्या होगा। बताओ बताओ एनीवन, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्या होगा। बताओ मुझे, ये सर टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं ना, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा और हम तोड़ना चाहते हैं तो टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं बॉन्डिंग तो अच्छी है रिएक्शन तो दिखेगा। टूटेगा ही नहीं। समझ में आया, यानी लो रिएक्टिव होएगा। तो क्वेश्चन भी यही है, कह रहा है यस सर। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ H2। तो जो हमारा H2 होता है, हम ऐसे ही बनाते हैं ना, H सिंगल बॉन्ड H। अब बोल रहा है कि ये बॉन्ड स्ट्रांग है। अब अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं देगा। बस यही आंसर है। देखो अब मैं आंसर पढ़ रहा हूं। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब तोड़ने की एनर्जी को कहते हैं, ऑफ HH बॉन्ड इज वेरी हाई। ये याद रख सकते हो रख लो, नहीं तो बस ये याद रखो वेरी हाई, 450 किलो जूल पर मोल या 435 अप्रोक्सीमेटली। ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव। अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्टिव नहीं है एट रूम टेम्परेचर। हाउएवर एट हाई टेम्परेचर in the presence of catalyst, hydrogen combine with many metal and non-metal to form hydrides। तो बस यही आंसर है। कह रहा है क्वेश्चन कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। तो आप नॉर्मल बताइए कि HH की बॉन्ड एंथैल्पी हाई होती है। हाई का मतलब ये टूटेगा नहीं जल्दी, जल्दी टूटेगा नहीं तो इट इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। बस आगे कहानी बताने की जरूरत नहीं है। बट हम इसको तोड़ना चाहें तो हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट डाल के तोड़ सकते हैं, मेटल हाइड्राइड बना सकते हैं। नाउ गॉट इट बेटा। क्या क्वेश्चन और क्या आंसर बनेगा, फिर से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर H2 का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये टूटेगा नहीं जल्दी, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब इट इज लेस रिएक्टिव। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब इट इज लेस रिएक्टिव। तो पहली 3-4 लाइनें आपने लिखनी है बस। ठीक है, चलो अंकित आप बताओ क्वेश्चन में क्या लिखोगे अगर ये पेपर में आ जाए।
कह रहा है डिस्कस द सर कॉन्सेप्ट। मैं लिखूंगा HH bond is very high due to which its bond enthalpy is also very high and it is not easily breakable देखो इसमें and मोटा its मोटा सा लिखा जाएगा reactivity। पहली 3 लाइनें। If the हाँ the जी bond सर। dissociation enthalpy of HS bond is very high, due to high bond enthalpy, it is not very reactive at room temperature। बस यहाँ तक लिखना है, बस इतना ही लिखना है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके एक बार सर। फिर से सुनो क्या कह रहा है। अगर आप ये वैल्यू याद कर लो अच्छी बात है, नहीं होती कोई बात नहीं। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड इज वेरी हाई ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी इट इज नॉट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये रिएक्ट नहीं करता, और ये अच्छी बात भी है, हम इसी कारण इसको स्टोर भी कर पाते हैं। अगर रिएक्ट कर जाए तो हमारे लिए स्टोर करने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HS बॉन्ड। The bond enthalpy of HH bond is very high. Due to this, it is less reactive because it will not break at room temperature। बस ये 3 लाइनें, बाकी अपनी नॉलेज के लिए अगली लाइनें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नोट कर लो, देखते हैं। तो ओके जी, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरह का रिपीट टाइप क्वेश्चन होगा ये हमने पहले भी वाटर गैस, सिंथेसिस गैस हमने पढ़ा हुआ है उसी फॉर्मेट में। लो जी देखो, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन बी इंक्रीज्ड। डाइहाइड्रोजन मतलब H2 होता है, याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस एक ही बात है। अब आपको कोल गैसिफिकेशन पता है, यानी कार्बन को स्टीम से रिएक्ट करा दो, कोल को स्टीम से रिएक्ट करा दो एट दिस टेम्परेचर, तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा CO और H2 को। इसे हम कहते हैं वाटर गैस, और इसका एक नाम था सिंथेसिस गैस। अब क्वेश्चन ये कि ये हमने हाइड्रोजन बढ़ाना हो तो हम क्या करें। तो कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस। वाटर गैस का ही दूसरा नाम क्या है, सिंथेसिस गैस और सिन गैस, विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट। तो हमें हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगी। द CO2 thus produced is removed by scrubbing with the solution of sodium arsenite। तो ये बस बताया हुआ है कि अगर हमें हाइड्रोजन और बढ़ानी हो तो हम कैसे बढ़ाएंगे। तो ये हमें तो ऑलरेडी याद था। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है कि आप स्टीम और कोक की रिएक्शन करा दो, मतलब कोल की, एट दिस टेम्परेचर, तो हमें CO और H2 मिलेगा। अब हम चाहते हैं H2 हमें और मिले, तो क्या करना है। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस विद स्टीम। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम फिर से स्टीम से रिएक्ट करवा देंगे, जो ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन जल्दी बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, बस। और इसको बाद में रिमूव कर लिया जाता है। द CO2 thus produced is removed by scrubbing with the solution of sodium arsenide। ये एक ऐसा सोल्यूशन जो CO2 को रिमूव करता है और वहां पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो ये आसान है, जस्ट याद रखना है। तो एक बार देखो, मैं फिर से पढ़ता हूँ। कहता हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन। तो पहले बताओ कोल गैसिफिकेशन क्या है। तो नॉर्मल रिएक्शन लिख दो, इसके बारे में कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बताओ कि कोल और स्टीम की रिएक्शन करते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलता है। ये जो हमें मिलेगा, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दोबारा से वाटर से रिएक्ट करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा। ऐसा करने से जो ये वाला CO होगा उसको वाटर से स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन जल्दी होगी, रिएक्शन जल्दी होगी यानी हाइड्रोजन आपको जल्दी मिलेगी। सो देखो फिर से, जब आप कोल गैसिफिकेशन करते हो तो कोल और वाट स्टीम चाहिए एट दिस टेम्परेचर। जब आप ये रिएक्शन करते हो तो इसमें जो CO बनती है, आप इसमें स्टीम डाल दो, CO के साथ स्टीम रिएक्ट करवा दो, तो अब आपका कम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर कम होने का मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो आपको हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगी। तो ये आपको बेटा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, याद रखने वाला है।